उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के बीच में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लागू करने की तैयारियां भी शासन स्तर पर तेज हो गई है। विशेषज्ञ समिति ने नियमावली के मसौदे के आशंकी संशोधन के बाद नियमावली को प्रशिक्षण के लिए विधायी विभाग को भेज दिया है। विधायी विभाग के प्रशिक्षण के बाद राज्य सरकार नियमावली को मंजूर करने को 20 जनवरी को कैबिनेट बैठक बुला सकती है। यूसीसी की नियमावली का ड्राफ्ट पूर्व जो सचिव हैं शत्रुघ्न सिंह उनकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार किया गया। समिति नियमावली का मसौदा बीते अक्टूबर में सरकार को सौंप दिया गया था। उच्च स्तर पर मसौदे के कुछ बिंदुओं में बदलाव की आवश्यकता पाई गई थी। के द्वारा 8वीं वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन की सिफारिश को मंजूरी दिए जाने के बाद देश भर के कर्मचारी केंद्र सरकार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। पीएम मोदी का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास का जो नारा रहा है उसकी मूल मंत्र आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। कर्मचारियों को जिस तरीके से 8वें वेतन मान को केंद्र कैबिनेट ने मंजूरी दी है उसके लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, स्वाभाविक रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी हर वर्ग के लिए ध्यान रखते हैं और जिस प्रकार से कल कैबिनेट ने निर्णय लिया कि 8वें आयोग का ये सिफारिश उन्होंने स्वीकार की है, तो मैं समझता हूँ बहुत से कर्मचारियों का लाभ होगा और कर्मचारियों का हित हो, चाहे हमारे किसानों का हित हो, महिलाओं का हित हो, युवाओं का हित हो, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक स्वभाव है और उनका एक ही मंत्र है जिसके आधार पर वो काम करें, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो ये उसी ध्येय पे चलने वाले माननीय प्रधानमंत्री हैं। मैं भी आभार। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के मद्देनजर पुलिस अपनी तैयारियों में जुटी है। 23 जनवरी को राज्य में मतदान होना है जिसको लेकर सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस अपनी तैयारियों में जुटी है। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ पर अलग से पुलिस की तैनाती की जा रही है और साथ ही पुलिस के अलावा होमगार्ड्स और पीएसपी के जवानों को भी तैनात किया जा रहा है। चुनाव के मद्देनजर लगातार चेकिंग अभियान जारी है। लगातार चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब की पकड़ी की गई ताकि किसी भी तरह से चुनाव को प्रभावित न किया जा सके। ये 23 तारीख को उत्तराखंड में जो है निकाय चुनाव है, लोकल बॉडी इलेक्शंस। इसके लिए पुलिस पूरी मुस्तैदी से जो है वो लगी हुई है। इसमें हमने संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों को जो है चिन्हित कर लिया है और इन समस्त जो ऐसे संवेदनशील स्थान है इस पे जो है राजपत्रित अधिकारी लगातार भ्रमण कर रहे हैं। इस पे जो है लगातार हम लोग संवेदनशीलता का कारण देखते हुए लगातार यहाँ पर छापेमारी और जो पुलिस की कार्रवाई है वो लगातार वहाँ पे जारी है। अब तक जो है 18 लाख से ऊपर की जो है वो शराब पकड़ी जा चुकी है। इसके अलावा जो है 350 जो है केजी के लगभग जो है वो मादक पदार्थ जो कि 13 करोड़ से ज्यादा का जो है वो मादक पदार्थ अब तक पकड़े गए उत्तराखंड पुलिस के द्वारा इस दौरान। उसके अलावा जो है बड़े पैमाने पर जो है बैरिकेड हमने लगाए हैं, नाकाबंदी चेकिंग, सीसीटीवी कैमरा से चेकिंग हो रही है जगह जगहों पर। इसके अलावा हम लोग लगातार जो है प्रिवेंटिव एक्शंस कर रहे हैं जिसमें मुचलका पाबंद ऐसे व्यक्ति जो चुनाव के दौरान गड़बड़ी करने की आशंका है उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनको नोटिस दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो है वो वेपन डिपोजिशन, आर्म्स डिपोजिशन जो है वो उसकी कार्रवाई जोरों पर है। तो पूरी एहतियात फोर्स का भी जो है वो जिला पुलिस मुख्यालय से समस्त जो है पीएसी बल का और होमगार्ड, पीआरडी सभी आवंटन, फॉरेस्ट गार्ड सभी आवंटन जिलों को कर दिया गया है और जिले जो है अपना डिस्ट्रिक्ट जो इलेक्शन डिप्लॉयमेंट प्लान है उसके साथ तैयार है और पूरे चुनाव जो है निष्पक्षता से और शांतिपूर्वक ढंग से जो है उत्तराखंड पुलिस इसको कराएगी। ये आपको हर डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना एक प्लान है। हर डिस्ट्रिक्ट अपने हिसाब से जैसे भी उनको जो फोर्स आवंटित हुई है
तो वो आज शाम तक जो है उनका डिप्लॉयमेंट प्लान आज उनका तैयार होगा। आज कल तक हमने जितना फोर्स हमारे पास जो भी आना था, कल तक हमने सारे जो अटैचमेंट्स थे वो अटैचमेंट्स भी उस दौरान समाप्त रहेंगे। कुछ ऐसे मद होते हैं पुलिस लाइन और तमाम जगहों पर, तो समस्त ड्यूटियां। उत्तराखंड में 28 जनवरी से शुरू होने जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में अब केवल 12 दिन का समय बाकी है। तो वहीं पर नेशनल गेम्स में गेम मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल को अब स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के लिए बंद कर दिया गया है। ताज़ा अपडेट के अनुसार 38वें राष्ट्रीय खेलों के जीएमएस पोर्टल पर अब तक लगभग 5,700 खिलाड़ियों ने 30 अलग अलग गेम्स में रजिस्ट्रेशन करवाया है। इनमें से उत्तराखंड में तकरीबन 700 खिलाड़ियों ने अपनी जीएमएस पोर्टल पर एंट्री करवा दी है। वहीं उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि नेशनल गेम्स के जीएमएस पोर्टल को स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के लिए अब बंद कर दिया गया है। तो वहीं पर बाकी बच्चे खेलों में खिलाड़ियों की एंट्री के लिए नेशनल फेडरेशन स्वयं से रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनके लिए पोर्टल खुले रहेंगे। उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन का कहना है कि उत्तराखंड ने 10,000 खिलाड़ियों के साथ 2,000 टेक्नीशियन और 2,000 ऑफिशियल्स यानी कि टोटल 14,000 लोगों की उम्मीद के मुताबिक अपनी तैयारी की है और उम्मीद है कि आगामी 18 जनवरी तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अभी तक जो है हमारे उत्तराखंड के जो हमारा दल है खिलाड़ियों का, वो करीब 700 लोगों का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब ये मान के चलिए आप 20-25 लोग और होंगे, 750 का करीब यहाँ से हमारा उत्तराखंड का खेल जो हमारे लोग होंगे खिलाड़ी लोग, उनका दल रहा है 750 के करीब रहेगा। टोटल कितने खिलाड़ी आ रहे हैं पूरे देश भर से उत्तराखंड में? पूरे देश भर से करीब जो है 10,000 के करीब आ रहे हैं, और जिसमें से 4,500 करीब ऑफिशियल्स भी हैं और 10,000 खिलाड़ी लोग हैं, और करीब करीब पूरे देश के सभी लोगों का करीब करीब रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उत्तराखंड के जो 2-4 रजिस्ट्रेशन होने हैं, 3 गेमों का बचा हुआ था, अभी किसी डिस्प्यूट के कारण वो रुके हुए थे, कोड वोड का मैटर था। वहां से पूर्ण तरीके से जो है भारतीय ओलंपिक संघ ने समन्वय करते हुए हम लोगों को कुछ जिम्मेवारियां देते हुए उसको बनाने के लिए कहा, तो उसके लिए टाइम इतना बचा नहीं था और बहुत हफड़ा दफड़ी में लोग अपने अपने रजिस्ट्रेशन करा रहे थे। तो 3 गेमों के कुछ लोगों के बचे हुए हैं, अब उससे नेशनल फेडरेशन करेगी, वो अब उत्तराखंड से नहीं हो पाए। मैं यही कह सकता हूं इसमें कि जैसे गोल्फ के विषय में तो आ गया कि वो गोल्फ हटा दिया गया है नेशनल गेम के प्रतिस्पर्धा से। अन्य किसी और गेम के विषय में ऐसा नहीं कहा गया है। जैसे ही आईओए का कोई निर्णय आता है तो आपको अवगत करा दिया जाएगा। ताइक्वांडो तो चलिए इसी बीच अब आपको चंपावत की तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा एक कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया है। एक रोड शो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में निकाला गया। सुनिए इस दौरान क्या कुछ कह रहे हैं। आज तेजी से देश आगे बढ़ रहा है, उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, हमने अनेक योजनाएं प्रदेश के अंदर लागू करी है, चाहे अंत्योदय परिवारों को 3 गैस के सिलेंडर 1 साल में उपलब्ध कराना हो, प्रदेश की महिलाओं के लिए 30% की आरक्षण की व्यवस्था करनी हो, राज्य आंदोलनकारियों को 10% का क्षैतिज आरक्षण देना हो, या वृद्धावस्था पेंशन की सुविधा प्रदान करना हो, किसानों को 3 लाख रुपए तक के ऋण देने हो, मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी या कन्याधन जैसी योजनाएं हों। प्रदेश के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों को ध्यान में रखकर ये सारी योजनाएं आज प्रदेश के अंदर लागू की जा रही है। इतना ही नहीं, स्थानीय अर्थव्यवस्था को, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम हो रहा है। इसी क्रम में एक जनपद 2 उत्पाद योजना, हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड, हम प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को देश विदेश में व्यापक पहचान दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। वही हमने स्टेट मिलेट मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फल नीति, होम स्टे मॉडल, मेड इन उत्तराखंड जैसी योजनाओं के माध्यम से
आज स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करने का हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि एसटीजी इंडेक्स भारत सरकार का नीति आयोग जो प्रत्येक वर्ष हर राज्यों की एक एसटीजी इंडेक्स बनाता है कि किस राज्य ने विकास के पैमाने पर कितना काम किया है। भाइयों बहनों, मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि एसटीजी इंडेक्स के पैमाने पर हमारा राज्य उत्तराखंड देश के सभी राज्यों में पहले नंबर पर आया है, पहले पायदान पर आया है। इसके साथ ही हमने युवाओं को रोजगार देने के मामले में भी हमने एक वर्ष में बेरोजगारी रिकॉर्ड कर 4.4 की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ा है। भाइयों बहनों, राष्ट्रीय औसत से ज्यादा किया। इसके अतिरिक्त आप सब देख रहे होंगे अनेक ऐतिहासिक निर्णय हमने राज्य के अंदर लिए हैं, जिन्हें पहले की सरकारों ने केवल इसलिए नहीं लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए नहीं लिए, अपने वोट बैंक के लिए नहीं लिए। भाइयों बहनों, देश में हमारा राज्य पहला राज्य बन गया है जहां समान नागरिक संहिता का कानून बनकर तैयार हो गया है। इसी महीने हम उसको लागू करने वाले हैं। साथ ही हमने देश का सबसे बड़ा नकल विरोधी कानून लागू किया है और इस कानून के लागू होने के बाद 19,000 से भी ज्यादा हमारे प्रदेश के युवा प्रतिभागियों को हम नौकरियां देने में हमने सफलता प्राप्त की है, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी नकल के। भाइयों बहनों, हमारे प्रदेश की जो सांस्कृतिक विशिष्टता है, यहाँ की डेमोक्रेसी है, उसको संरक्षित करने के लिए भी हम लगातार संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। इसी संकल्प के साथ हमने लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो या थूक जिहाद जैसी घटना जो कल हमारे बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में भी सामने आई है, इनके खिलाफ हमने कठोर कार्रवाई की है। भाइयों बहनों, अतिक्रमण से जमीनों को मुक्त कराया है, साथ ही प्रदेश के अंदर दंगा रोधी कानून बनाया है, साथ ही हमने धर्मांतरण रोधी कानून बनाया है। हमारी सरकार ने जो भी कार्रवाई की है वो किसी धर्म या विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं की है, बल्कि प्रदेश की जो एकता है, सांस्कृतिक सामाजिक सद्भाव है, उसको बनाए रखने के उद्देश्य से की है। इसके साथ ही मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर हम बहुत जल्दी एक सशक्त भू कानून भी ला रहे हैं जो राज्य के मूल अस्तित्व के साथ छेड़छाड़ करने वाले, खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। भाइयों बहनों, आज डबल इंजन की सरकार की योजनाओं का लाभ पूरे प्रदेश के साथ चंपावत से ही पूरे प्रदेश को मिल रहा है, सीधे पहुंच रहा है। मैं चंपावत में हो रहे विकास कार्यों की बात करूं तो लिस्ट बहुत लंबी है, फिर भी मैं कुछ प्रमुख कार्यों का आपके समक्ष अवश्य उल्लेख करना चाहूंगा। चंपावत में विभिन्न निर्माण के लिए सुदृढ़ीकरण के साथ ही जाम की समस्या करने के लिए हम मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण हमने कराया जा रहा है। जिला अस्पताल में 20 करोड़ रुपए से भी अधिक से 50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक के साथ ही महिला छात्रावास में IT लैब का कार्य भी कराया जा रहा है। इसके साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चूका क्षेत्र को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत देवी धुरा बाराही मैया के मंदिर में विकास कार्य और मां पूर्णागिरी मंदिर के लिए भी रोपवे का निर्माण कार्य 45 लाख रुपए की लागत से प्रारंभ हो गया है। मानसखंड मंदिर माला के अंतर्गत अन्य पौराणिक मंदिरों में विभिन्न सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। इसके साथ ही स्वास्थ्य सुविधाएं हमारी चंपावत नगर क्षेत्र में यूपीसीएल द्वारा विभाग द्वारा भूमिगत विद्युत लाइनों का निर्माण कार्य 17 करोड़ की लागत से करवाया जा रहा है। शहरी विकास योजना के अंतर्गत चंपावत नगरी क्षेत्र में 9 वार्डों के लिए जलापूर्ति कार्य के लिए 240 करोड़ 26 लाख की लागत से काम किया जा रहा है, जिससे समस्त नगरवासियों को पेयजल योजना से लाभान्वित होगा। चंपावत में वृद्धा आश्रम भवन के लिए 8 करोड़ 99 लाख की लागत से किया जाएगा। तो आप सुन रहे थे चंपावत से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जहां पर एक रोड शो में उन्होंने प्रतिभाग किया था और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो का आयोजन किया गया था, जिसमें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संबोधन आपने सुना। लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने बड़े काम किए हैं राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर, उसको एक एक कर गिनवाया जा रहा था। इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे। प्रदेश में सड़क हादसों की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यातायात निदेशालय के आंकड़ों के अनुसार साल 2023 से साल 2024 में
3.31% की सड़क हादसों में बढ़ोतरी हुई। साथ ही कार्यवाही को लेकर भी परिवहन परिवर्तन में कमी आई है। यातायात निदेशालय ने सभी जनपदों के एसएसपी और एसपी को निर्देशित किया है कि परिवर्तन अधिकारियों से सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए परिवर्तन कार्यवाही को बढ़ाने के लिए निर्देशित करें। साथ ही प्रत्येक दुर्घटना के संबंध में विश्लेषण करते हुए घटना के कारणों को चिन्हित भी किया जाए। यदि किसी दुर्घटना को पुलिस द्वारा परिवर्तन की कार्रवाई से रोका जा सकता है तो संबंधित पुलिस अधिकारी को चिन्हित करते हुए उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। जितने भी मेजर एक्सीडेंट्स हैं उनको सभी को हम लोग रिव्यू कर रहे हैं, क्या कारण रहे। जहाँ पर भी हमको लगता है कि कुछ ऐसी एनफोर्समेंट के लेवल पे इश्यूज़ हैं जिन पे हम बेहतर कर सकते हैं, उनको लेकर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको कम्युनिकेट किया गया है। एनफोर्समेंट को और ज़्यादा इफेक्टिव कैसे हम लोग कर सकते हैं और एक्सीडेंट को मिनिमाइज़ करने के लिए जो भी उनको रिव्यू करने के बाद, एग्जामिन करने के बाद जो भी रीजंस हमको समझ में आते हैं जहाँ से हमको मिनिमाइज़ किया जा सकता है, उसको लेकर के भी डिटेल्स में डायरेक्शंस जो है डिस्ट्रिक्ट्स को इशू किए गए हैं। और जहाँ पर एनफोर्समेंट में कमी आई है उनको खासतौर से बताया गया है। जो डिस्ट्रिक्ट्स जो है जो आइडेंटिफाई हुए हैं जहाँ पर कुछ एनफोर्समेंट कम देखा गया है, उनको कम्युनिकेट किया है कि एनफोर्समेंट को बढ़ाया जाए और फोकस रहें कि किस तरीके से एक्सीडेंट को हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं। जो भी एनफोर्समेंट की कार्रवाई है वो उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए। आरटीओ देहरादून द्वारा सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूकता के लिए राजधानी देहरादून में अभियान चलाया गया, जिसमें कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अभियान में तख्तियों पर अपना हेलमेट अपने सर, चले सुरक्षित, फिर क्या डर जैसे स्लोगन्स लिखकर लोगों को जागरूकता के संदेश दिए गए। देहरादून परिवहन विभाग के अधिकारी शैलेश तिवारी ने जनता से वाहन चलाने वक्त हेलमेट जरूर पहनने और सीट बेल्ट का प्रयोग करने की बात कही। उन्होंने राजधानी देहरादून की जनता से अपील की कि अपने बच्चों को हेलमेट पहनने के लिए जरूर जागरूक करें। वाहन चलाते समय ओवर स्पीड का विशेष ध्यान रखने की बात भी कही गई। बड़ा ही सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। इसमें लोगों को हेलमेट के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। रोड सेफ्टी में हेलमेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप टू व्हीलर चला रहे हैं तो घर से निकलते समय हेलमेट जरूर पहनिए। हेलमेट से क्या होता है कि अगर दुर्घटना हो भी जाती है, सपोज मान लो दुर्घटना हो गई, तो हेलमेट आपको बचाता है। आपका नुकसान कम से कम होगा, आपकी जान बच जाएगी। हेलमेट अगर देखा जाए तो क्या क्या काम करता है। हमारे बॉडी में एक ऑलरेडी हेलमेट है, ब्रेन को एक हेलमेट दिया गया है। ये डबल हेलमेट है, अगर हेलमेट पहन लेते हैं तो डबल प्रोटेक्शन हो जाता है। और हेलमेट क्या बचाता है हमें? सबसे पहले एच मतलब हेड को बचाता है, ई मतलब आई को, एल लिप्स, एम माउथ, फिर ईयर और टी से टिथ। ये जो हमारे 5-6 इंपॉर्टेंट ऑर्गन बॉडी के हैं, इनका रोल बहुत कम होता है। अगर हेलमेट आप पहन लेते हैं तो आपका नुकसान कम होगा। साथ ही साथ हेलमेट का ध्यान रखना है कि अच्छी क्वालिटी का हो। 200-400 रुपये सस्ते वाले हेलमेट नहीं लेना है। अगर आपको बचाना है पैसा तो अन्य चीज़ें बचाओ, लेकिन इससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। इसमें ISI मार्क का होना चाहिए। और एक बात और, रात को अगर आप निकलते हैं तो देखेंगे आप कि हेलमेट जो इसने पहन रखा है, कई बार पीछे वाला उसे देख नहीं पाता। हाँ, रिफ्लेक्टर भी लगे होने चाहिए। कहाँ, किस जगह, या कोई स्टिकर हो जिसमें पीछे वाला आपको देख सके सामने कोई बंदा जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान अपने भाषणों में मुख्यमंत्री धामी नगर निकायों में भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी कांग्रेस के इन दावों पर प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह भिष्ट ने जवाबी हमने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस आधार पर ये सब चीजें कह रहे हैं कि निकायों में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि वे उनसे पूछना चाहते हैं कि पिछले 8 साल से ट्रिपल इंजन की सरकार तो जनता ने बना रखी है, फिर ये ट्रिपल इंजन की सरकार विकास क्यों नहीं कर पाई।
जनता के लिए किए गए वादे क्यों पूरे नहीं हो पाए हैं। निकायों में आज जो भी दुर्दशा है, जो जनता की परेशानी है, उसका कारण वो ट्रिपल इंजन की ही देन है। अगर मुख्यमंत्री जनसभाओं में कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बननी चाहिए, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सालों से इस राज्य में ट्रिपल इंजन की सरकार तो जनता ने बना रखी है, फिर वो ट्रिपल इंजन की सरकार विकास क्यों नहीं कर पाई, जनता से किए गए वादे क्यों नहीं कर पाए पूरे? आप बताए ना। निकायों में आज जो भी दुर्दशा है, जो जनता की परेशानी का कारण है, ये ट्रिपल इंजन ही है भाजपा का। अगर भाजपा इच्छा शक्ति दिखाई होती और जनता से किए वादे अगर किए होते, तो आज जो वादे वो निकायों में कर रही है, वो वादे तो आज तक धरातल पे नजर आ जाने चाहिए थे। और धरातल पे जो निकायों की स्थिति बिगड़ी हुई है, निकायों की जनता इससे आक्रोशित है और भाजपा से विकास के मुद्दों पर और निकायों की दुर्दशा पर सवाल पूछ रही है और भाजपा मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बात कर रही है। इस समय कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय चुनाव को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। विकास नगर के भारतीय जनता पार्टी प्रभारी विनोद सुयाल ने कहा है कि विकास नगर में भारतीय जनता पार्टी के सभी वार्डों से कमल खिलेगा और भाजपा के प्रत्याशी जीतेंगे। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष पद पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की ही जीत होगी। कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी विकास नगर में हमने एक वार्ड में तो निर्विरोध सिरगणित कर ही दिया था, उसके उपरांत हम 10 के 10 वार्ड भी जीतने जा रहे हैं और जो पूजा चौहान गर्ग है वो भारी बहुमतों से विकास नगर में जीतने वाली, क्योंकि जो विपक्ष है उनके पास न संगठन है न नीति है, उनके पास कुछ नहीं है। यहाँ इस तरफ जहाँ हम देखते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर अच्छा काम किया है, वह राज्य के अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो प्रदेश का नाम रोशन किया, इस क्षेत्र के माननीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने इस क्षेत्र में जिस तरह से काम किया और इससे पहले भी हमारे जो चेयरमैन रहे उन्होंने भी अच्छा काम किया। उन्हीं कामों को आगे बढ़ाते हुए मैं कह सकता हूं कि ये विकास नगर के लिए एक सौभाग्य की बात होगी कि विकास नगर एक छोटा शहर है और जबकि उत्तराखंड के अंदर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अभी इस उत्तराखंड नगर पालिका क्षेत्र में गतिमान है। कांग्रेस के जिला प्रभारी प्रकाश जोशी ने स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा शहीदों का सम्मान किया है और डोईवाला चौक पर शहीद दुर्गामल की प्रतिमा की स्थापना की और राष्ट्रीय ध्वज फहराने का कार्य कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा में अंदरूनी कलह बढ़ चुकी है, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर संशय में है। वहीं पर कांग्रेस के परवादून जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल ने मीडिया बातचीत में कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमेशा जनता के हितों के लिए संघर्ष किया है। स्थापित क्षेत्र की समस्या हो या किसानों की भूमि को लेकर आंदोलन हो, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता सदैव तैयार है। उन्होंने कहा कि डोईवाला में मोक्षधाम का निर्माण करने के लिए नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा की भूमिका महत्वपूर्ण के कार्यकाल में ही भूमि के चयन से लेकर निर्माण कार्य तक संपन्न हुए हैं। हम भी जानते हैं कानूनन टेक्निकली वो नहीं कर सकते, ये केंद्र सरकार का विषय होता है, कोई भी राज्य सरकार अलग से यूसीसी नहीं कर सकती। ये सिर्फ प्रदेश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। ये तो कब से 1 साल से ऊपर हो गया इनका ड्राफ्ट बने हुए, सब कुछ किए हुए, आज तक क्यों नहीं कर पाए? हर बार नई डेट देते हैं, तो ये सिर्फ जनता को भ्रमित कर रहे हैं। ऐसा कुछ ये नहीं कर सकते, ना इनके पास कोई ऐसी अथॉरिटी होती है। देखिए, मैं मानता हूँ कि जब एक पद के लिए चुनाव होता है तो एक प्रत्याशी का जब फैसला होता है तो पार्टी एक का करती है और कुछ लोग उसमें उनको नहीं मिल पाता। तो एक तरफ जो सबसे कैंडिडेट जो 2 थे, जिसमें एक के टिकट भी दूसरे हमारे मनोज भाई की नहीं हो पाई, आज वो पूरी ताकत से अपनी पूरी टीम के साथ में कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ा रहे हैं, ये अच्छी बात है। अब तीसरे चौथे भी और होंगे जो कि कहीं भी इस तरह के शॉर्ट लिस्टिंग में नहीं थे वो, हालांकि तो मैं नहीं मानता कि क्योंकि वो लड़ रहे चुनाव तो पार्टी ने एक्शन भी लिया उनके खिलाफ, और मैं नहीं मानता कि उनके चुनाव लड़ने से कांग्रेस पार्टी के जो संभावनाएं हैं जीतने की उस पर कोई फर्क पड़ पाएगा। उसको डैमेज ही नहीं है तो कंट्रोल करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन पार्टी एकजुट होकर लड़ रही है, ये बड़ी बात है। देखिए, मुझे बहुत अच्छा समर्थन है और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ लोग अगर 5 साल में
कोई प्रधान भी अगर जाता है तो उसे लोग कहते हैं 5 साल बाद शकल दिख रहा, लेकिन मुझे इतना समर्थन मिल रहा है और कई जगह तो लोग ये कह रहे हैं कि आप उस जगह जाइए जहाँ पर आपको पिछली बार कम वोट पड़ा था। और ये पूरे जो 5 साल का जो वो हमने काम किए, ये हमने लगभग हर घर तक ये पहुँचाया। और हमारे जो गौरव भाई हैं, मनोज भाई हैं, मोहित भाई हैं और पूरा रज्जाक साहब, हाजी मिर्सन साहब, पूरी टीम लगी हुई है। और जगह जगह मेरी रात को 9-9 बजे तक मीटिंगें चल रही है। हमारी यूथ पूरी लगी है, राहुल सैनी जी हमारे जो यूथ वाले हैं, सावन जी हैं, और ये देखिए बहुत अच्छा मार्जिन मिलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ ध्यान भटकाने का काम कर रही है, कहीं यूसीसी का जिक्र करके, कहीं और बात करके। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पिछली जो 5 सालों में बोर्ड ने, हमारे कांग्रेस पार्टी के बोर्ड ने जो काम नगर पालिका में किया है, उनको जनता के बीच में लेके जा रहे हैं और उसके ऊपर वोट मांग रहे हैं। और सबसे बड़ी कांग्रेस इस इलेक्शन को एक परिवार के रूप में और सब इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यह है कि उनके या तो कहीं बाहर उन्होंने ड्यूटियाँ लगवा ली हैं और या फिर वो अपने प्रत्याशी के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा फर्क है जो कांग्रेस और बीजेपी में है। ये उसके बाद चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।